सभी साथियों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है विद्यार्थियों। क्यूज कंपटीशन क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं विद्यार्थियों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जीरो से हीरो तक की जो साइकोलॉजी की कहानी है साथियों, उसके ऊपर हम चलते आ रहे हैं और पिछले कई दिनों से कई क्लासों के माध्यम से हम मनोविज्ञान को पढ़ते हुए आ रहे हैं, मनोविज्ञान को समझते हुए आ रहे हैं साथियों। इस मनोविज्ञान का जो आपका कंसेप्ट चल रहा था, इसमें हमने बाल विकास को पढ़ना प्रारंभ किया था। और जब बाल विकास को पढ़ना प्रारंभ किया था तो हमने उसमें गर्भावस्था को पढ़ा, शेषावस्था को पढ़ा और बाल्यावस्था को पढ़ लिया था साथियों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों किशोरावस्था को। किसको पढ़ने वाले हैं साथियों? किशोरावस्था को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने जहाँ से मनोविज्ञान की उत्पत्ति से शुरू किया है, वहाँ से लेकर अभी तक लगभग 5 या 7 वीडियो लगभग बन गई हैं, जो आपने देख ली होंगी, मुझे आशा और उम्मीद है। यदि आपने अभी तक पुरानी वीडियो को नहीं देखा है विद्यार्थियों, तो आप हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर साइकोलॉजी नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप इन पुरानी वीडियो को भी देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ये लिंक डाल रखी है सभी वीडियो की। तो आप किसी भी वीडियो को, जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है, शिक्षा मनोविज्ञान की हुई या मनोविज्ञान की हुई, आप उनको देख सकते हो। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। जीरो से हीरो तक की साइकोलॉजी की जो कहानी है, जो क्लास है साथियों, उसको लेकर आज हम शुरू करते हैं। किशोरावस्था हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों, किशोरावस्था आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं किशोरावस्था को। देखिए, सबसे पहले किशोरावस्था कहाँ से प्रारंभ होती है विद्यार्थियों? किस एज से प्रारंभ होती है? तो 12 वर्ष से। कब से प्रारंभ होती है विद्यार्थियों? 12 वर्ष से 18 या 19 वर्ष तक किशोरावस्था चलती है। 12 वर्ष से 18 या 19 वर्ष तक क्या चलती है विद्यार्थियों? किशोरावस्था चलती है। ये आपको सामान्य रूप से याद रखना है। 12 वर्ष से प्रारंभ, 18 या 19 वर्ष तक क्या चलती है विद्यार्थियों? किशोरावस्था चलती है। इसके उपनाम, किशोरावस्था के उपनाम देखिए विद्यार्थियों, जीवन का कठिन काल। किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। किशोरावस्था को टीनेज कहा जाता है। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? टीनेज कहा जाता है। परिपक्वता की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था भी क्या है विद्यार्थियों? किशोरावस्था है। पूर्ण नैतिक विकास काल, पूर्ण नैतिक विकास काल भी क्या है विद्यार्थियों? किशोरावस्था है। अभी मैं इनका अर्थ भी आपको इस उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। पूर्ण मानसिक विकास काल, एक बार पहले आप पूरे नाम देखिए इसके, जो उपनाम पढ़ रहे हैं हम किशोरावस्था की, ये उपनाम है। इसको जीवन का कठिन काल कहते हैं, टीनेज बोला जाता है, परिपक्वता की अवस्था बोला जाता है, पूर्ण नैतिक विकास काल बोला जाता है, पूर्ण मानसिक विकास काल बोला जाता है, आत्मसम्मान की अवस्था बोला जाता है विद्यार्थियों, और संघर्ष व तूफान की अवस्था बोला जाता है, तीव्रता का काल बोला जाता है, और पूर्ण समाजीकरण की अवस्था बोला जाता है। अब देखिए, जीवन का कठिन काल, इस अवस्था को जीवन का कठिन काल विद्यार्थियों इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चे का एक तरीके से ये मानिए कि बेहद कठिन समय होता है, क्योंकि वह सामाजिकरण में या सामाजिक आचरण में फंसा हुआ रहता है, या हम ये कहें कि वह जब नैतिक विकास आ जाते हैं तो वह सही गलत में फैसले करने के उलझन में रहता है विद्यार्थियों। वह अपने व्यवसाय के प्रति अग्रसर रहता है, वह अपने मॉडल के प्रति अग्रसर रहता है, वह अपने खुद के प्रति अग्रसर होने का प्रयास करता है। तो इस अवस्था में क्या होता है विद्यार्थियों? ये जीवन का कठिन काल कहा जाता है। परिपक्वता की अवस्था, ये पूर्णतः परिपक्वता की अवस्था है विद्यार्थियों। इसमें बालक में जितने भी परिवर्तन होने होते हैं सभी हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? परिपक्वता की अवस्था बोला जाता है। पूर्ण नैतिक विकास काल, इसमें नैतिक आचरणों का क्या है? प्रारंभ हो जाता है। जो विकास काल है वो पूर्ण हो जाता है विद्यार्थियों। नैतिक आचरणों का विकास किसमें पूर्ण होता है विद्यार्थियों? किशोरावस्था में पूर्ण होता है। सीधे सा अर्थ यह है कि वह नैतिक आचरण करने लगता है, वह समाज को समझने लगता है, वह परिवार को समझने लगता है, वह जिम्मेदारियों को समझने लगता है, तो वो नैतिक आचरण प्रदर्शित करने लगता है। पूर्ण मानसिक विकास काल है। पूर्ण मानसिक विकास काल उसका हो जाता है, उसमें समझ जो होती है, समझ का पूर्ण रूप से विकास हो चुका होता है। संघर्ष व तूफानों की अवस्था है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कठिन काल है, तो संघर्ष व तूफानों की तो ये अवस्था है ही। क्यों है? क्योंकि इसमें चैलेंजेस मिलते हैं, उसको कठिनाइयाँ मिलती हैं, उसको हर जो परिस्थिति है उसमें जीतना होता है, इसलिए क्या है? संघर्ष व तूफानों की अवस्था है। तीव्रता का काल है, उसमें फुर्तीला उसका शरीर रहता है इस अवस्था में।
तीव्रता उसमें रहती है। वह किसी भी कार्य को जल्दी से करने में, जल्दी से पकड़ने में, या हम कहें जल्दी से किसी भी कंसेप्ट को समझने में समर्थ रहता है। इसलिए ये क्या है विद्यार्थियों, तीव्रता का काल है, या हम कहें तीव्र काल है ये। पूर्ण समाजीकरण की अवस्था, समाजीकरण उसमें पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है। वह समाज के प्रति हमेशा जो है आत्मसम्मान, अपने सम्मान को लेकर समाज के प्रति जोड़ना चाहता है। वह चाहता है कि समाज मेरा सम्मान करे, वह चाहता है कि लोग मुझे देखें, मतलब सभी तरीके से उसमें क्या है, समाजीकरण की भावना आ जाती है। एक और बात, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान मैंने अभी आपको बताया, आत्मसम्मान की भी भावना उसमें क्या है विद्यार्थियों, आ जाती है। एक सेकंड, हाँ, तो देखिए आत्मसम्मान की भी भावना क्या उसमें आ जाती है। ये क्या थी विद्यार्थियों, ये क्या है, उपनाम। ये क्या है, उपनाम। सबसे पहले किशोरावस्था। किशोरावस्था कब से प्रारंभ होती है, 12 से 18 या 19 वर्ष तक किशोरावस्था रहती है। ये उसके उपनाम है। जीवन का कठिन काल है, टीनेज बोला जाता है। परिपक्वता की अवस्था है, पूर्ण नैतिक विकास काल है, पूर्ण मानसिक विकास काल है, आत्मसम्मान की अवस्था है, संघर्ष व तूफान की अवस्था है, तीव्रता का काल है, और पूर्ण समाजीकरण का काल है। पूर्ण समाजीकरण का क्या है ये विद्यार्थियों, काल है। तो ये थी हमारी किशोरावस्था के उपनाम। अब एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों, ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। चलो आगे चलते हैं हम। आगे देखिए किशोरावस्था में जो कैसे किशोरावस्था का प्रारंभ हुआ, हम उस कंसेप्ट को ऊपर अब चलना चाहेंगे कि किस तरह किशोरावस्था का एक सिद्धांत दिया गया जहाँ से किशोरावस्था का प्रारंभ होता है। देखिए स्टेनली हॉल एक मनोवैज्ञानिक है विद्यार्थियों, क्या नाम है, स्टेनली हॉल। मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है विद्यार्थियों, स्टेनली हॉल। अब देखिए स्टेनली हॉल ने क्या किया विद्यार्थियों, एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है अकस्मात परिवर्तनों का सिद्धांत, या हम इसको ये कहें अचानक परिवर्तनों का सिद्धांत। अचानक परिवर्तनों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया साथियों, स्टेनली हॉल के द्वारा दिया गया। देखिए किशोरावस्था में किस तरह हमने किशोरावस्था को पढ़ना प्रारंभ किया, या हम कहेंगे किस तरह किशोरावस्था से हमने जुड़ना प्रारंभ किया। तो किशोरावस्था के विकास के जो सिद्धांत है हम उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उसमें पहला है अकस्मात परिवर्तनों का सिद्धांत, या हम ये कहें कि अचानक परिवर्तनों का सिद्धांत। यह सिद्धांत स्टेनली हॉल ने 1904 ईस्वी में दिया था। यह सिद्धांत स्टेनली हॉल ने कब दिया विद्यार्थियों, 1904 ईस्वी में दिया था। इन्होंने अपनी पुस्तक एंडोलेसिस, क्या नाम है विद्यार्थियों, एंडोलेसिस। इन्होंने अपनी पुस्तक एंडोलेसिस 1904 में लिखी। इन्हें किशोरावस्था का जनक माना जाता है। स्टेनली हॉल को क्या माना जाता है विद्यार्थियों, किशोरावस्था का जनक माना जाता है। इनके अनुसार 11 या 12 वर्ष की अवस्था के बाद बालक बालिका में अकस्मात या हम कहें अचानक परिवर्तन आते हैं और वे किशोर किशोरी बन जाते हैं। कौन कह रहे हैं विद्यार्थियों, स्टेनली हॉल। अब देखिए यह सिद्धांत क्या कहता है, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अचानक परिवर्तनों का सिद्धांत है। 1904 ईस्वी में स्टेनली हॉल के द्वारा दिया गया। स्टेनली हॉल इस सिद्धांत में कहते हैं कि 11 या 12 वर्ष की आयु के प्रारंभ में या आयु तक किशोर जो किशोरी हैं वो उनमें क्या है, अचानक परिवर्तन दिखने लगते हैं। किशोरावस्था के क्या है, अचानक परिवर्तन देखने को मिलते हैं और वो क्या बन जाते हैं, किशोर किशोरी बन जाते हैं। ये कौन कहते हैं, स्टेनली हॉल कहते हैं। इसीलिए स्टेनली हॉल को क्या कहा जाता है, किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पुस्तक लिखी एंडोलेसिस। ये आपको याद रखना है। अब देखिए जैसे ही इन्होंने ये सिद्धांत दिया, स्टेनली हॉल ने जैसे ही ये सिद्धांत दिया तो क्या हुआ, सभी मनोवैज्ञानिकों में हलचल हुई। क्या हलचल हुई कि भाई अचानक परिवर्तन कैसे हो सकते हैं। स्टेनली हॉल से पूछा गया कि भाई आप ये बताइए अचानक परिवर्तन कैसे हो सकते हैं। भाई अचानक परिवर्तन थोड़ी हो सकता है, या तो ये परिवर्तन की जो कंटिन्यू पहले से चला आ रहा होगा, या तो जब भी परिवर्तन हो सकता है, या तो आंतरिक रूप से चला आ रहा था। मान लीजिए बाहरी रूप से हमें नहीं दिख रहा था किशोरावस्था का कोई भी प्रतीक या हम कहें कि कोई भी चिन्ह किशोरावस्था का बाहरी रूप से हमें नहीं दिख रहा था, तो आंतरिक रूप से चल रहा होगा कहीं ना कहीं। अचानक तो हो ही नहीं सकता। सभी मनोवैज्ञानिक इनसे ये प्रश्न करते हैं कि भाई ये हो नहीं सकता कि अचानक परिवर्तन हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव,
क्योंकि इससे पहले भी हमने बालक के विकास के ऊपर जो चर्चा की थी उसमें हमने देखा था कि सभी मनोवैज्ञानिक बेबी बायोग्राफी नाम की पुस्तक को पढ़कर बालक के विकास के बारे में समझाते जा रहे थे, जो कि पेस्टालोजी ने बेबी बायोग्राफी अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन करके लिखी, उसके बारे में समझाते जा रहे थे। फिर एक मनोवैज्ञानिक आती हैं श्रीमती हरलॉक और सबसे बोल देती हैं कि नहीं भाई, बालक का विकास कब से होता है, गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। आप गलत पढ़ रहे हो कि जन्म के बाद बालक का विकास होगा, ये आप गलत पढ़ रहे हो। कौन कहती हैं? स्टेनली हॉल कहती हैं। उसके बाद यही महोदय श्रीमती हरलॉक कहती हैं। कौन कहती हैं? श्रीमती हरलॉक। श्रीमती हरलॉक। उसके बाद क्या होता है विद्यार्थियों? उसके बाद यही महोदय क्या कहते हैं? स्टेनली हॉल महोदय क्या कहते हैं? बाल विकास आंदोलन की शुरुआत करते हैं कि हमें बालक के विकास का सही अर्थ चाहिए, इसलिए यही क्या करते हैं, बाल विकास आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। और अब ये क्या कह रहे हैं कि जो किशोर अवस्था है वो अचानक आती है। किशोर अवस्था अकस्मात परिवर्तनों का क्या है? अकस्मात परिवर्तनों का योग है या परिणाम है। कौन कहते हैं? स्टेनली हॉल। तो स्टेनली हॉल ने सिद्धांत दिया था अचानक परिवर्तनों का सिद्धांत। यह सिद्धांत स्टेनली हॉल ने कब दिया? 1904 ईस्वी में। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी एंडोलेसिस, ठीक है। और इसके अलावा किशोर अवस्था का इनको क्या बोला जाता है साथियों? जनक बोला जाता है। और 11 या 12 वर्ष की आयु तक, इनके अनुसार क्या है, 11-12 वर्ष की आयु तक बालक में अचानक परिवर्तन देखने को मिलते हैं और वो क्या बन जाते हैं? किशोर किशोरी बन जाते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि जब ये कंसेप्ट सामने निकल के आया तो सभी मनोवैज्ञानिक सोचने लगते हैं, इनसे सवाल करने लगते हैं। उसी वक्त एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है हॉलिंगबर्थ, और एक मनोवैज्ञानिक उनके साथ जुड़ते हैं जिनका नाम है किंग। क्या नाम है विद्यार्थियों? विलियम किंग। हॉलिंगबर्थ, विलियम किंग और साथ में थॉर्नडाइक शामिल रहते हैं। तीनों मनोवैज्ञानिक मिलकर एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं फिर हम। किशोरावस्था में विकास के विभिन्न सिद्धांत। पहला, अकस्मात परिवर्तनों का सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं। अब मनोवैज्ञानिक आते हैं हॉलिंगबर्थ, थॉर्नडाइक और विलियम किंग। ये एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। ये क्या सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है ये प्रस्तुत करते हैं कि भाई जो विकास है ना वो किसी न किसी क्रम में होता है, विकास किसी न किसी श्रेणी में होता है, विकास किसी न किसी क्रम में होता है। कौन कहते हैं? हॉलिंगबर्थ, थॉर्नडाइक और प्रोफेसर किंग या विलियम किंग कहते हैं। अब देखिए क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है, प्रस्तुत करता है हॉलिंगबर्थ, थॉर्नडाइक और किंग। ये कहता है कि कोई भी परिवर्तन अचानक संभव नहीं है भाई, कोई भी परिवर्तन अचानक संभव नहीं हो सकता, ठीक है। परिवर्तन तो क्या है? क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तनों का परिणाम है। यदि हमें परिवर्तन चाहिए तो क्रम से जो परिवर्तन होते चले आ रहे हैं उनका परिणाम ही क्या है? परिवर्तन है। तो अचानक परिवर्तन तो संभव ही नहीं है। अर्थात किशोरावस्था में दिखाई देने वाले परिवर्तन क्रम से, पहले गर्भकाल में कोई परिवर्तन दिखा होगा, मतलब आया होगा, फिर शिशुअवस्था में कोई विकास हुआ होगा, फिर बाल्यावस्था में कोई विकास हुआ होगा, और दिन हमें क्या देखने को मिलता है कि किशोर अवस्था में वो किशोर किशोरी बन गए। ये सिद्धांत आप समझिए, ये सिद्धांत क्या कह रहा है? ये सिद्धांत जी ये कह रहा है कि स्टेनली हॉल ने जो अचानक परिवर्तनों का सिद्धांत दिया था, अचानक परिवर्तन हो ही नहीं सकते। परिवर्तन अचानक क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि परिवर्तन कैसे होते हैं? क्रमिक विकास के क्रम में परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन तो ये ऐसे होते हैं कि क्रम से चलते हैं। किसी विकास का क्रम कैसे चलता है? एक क्रम से चलेगा, समझ में आ रहा है? तो परिवर्तन तो ऐसे हो सकते हैं, जबकि स्टेनली हॉल कह रहे थे कि अचानक परिवर्तन होते हैं। ये बिल्कुल असत्य है। ये इसके लिए समझाते हैं कि भाई कोई भी परिवर्तन होना होगा तो उससे पहले गर्भकाल में होगा। गर्भकाल में कोई हलचल होगी वो हमको शिशुअवस्था में देखने को मिलेगी, शिशुअवस्था में कोई हलचल होगी वो हमको बाल्यावस्था में देखने को मिलेगी, और बाल्यावस्था में कोई हलचल होगी वो हमें किशोर अवस्था में देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों कि हम किशोर अवस्था में जो भी परिवर्तन देखने को हम देखते हैं, किशोर अवस्था में जो भी परिवर्तन हम देखते हैं वो क्रम से गर्भकाल, शिशुअवस्था एवं बाल्यावस्था का परिणाम है। भाई उनमें कहीं ना कहीं विकास चलता आ रहा था और वो देख कब रहे हैं हम किशोर अवस्था में कि ये बालिग हो गया, या हम कहें कि ये किशोर बन गया, जबकि उसका विकास क्रम कहाँ से चला रहा था? गर्भकाल से। आइए मैं इसको थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ। मान लीजिए एक बच्चा है, मान लीजिए एक बच्चा है विद्यार्थियों, ये कैसा भी बना देते हैं। मान लीजिए ये एक बच्चा है विद्यार्थियों। देखिए इस बच्चे के यदि गर्भकाल में इस खोपड़ी में सही से
हम कहें कि बालों का विकास नहीं हो पाता, या हम कहें अच्छी त्वचा नहीं हो पाती, तो क्या इस बच्चे के बाल्यावस्था में हम सिर पर बाल देख सकते थे क्या? यदि नहीं हुआ होता तो इस बच्चे के बाल्यावस्था में सिर पर बाल आते क्या? कभी नहीं आती। यदि इसका बालों का जो विकास क्रम है गर्भावस्था में जो हार्मोन्स हैं वो नहीं मिले होते तो क्या यहाँ बाल्यावस्था में देखने को मिलते? कभी नहीं मिलते। ठीक ऐसे ही यदि बाल्यावस्था में कोई परिवर्तन हुआ है, वही परिवर्तन हमें विशाल रूप से किस में देखने को मिलता है? किशोर अवस्था में देखने को मिलता है। यही तो वह सिद्धांत समझा रहा है। वह सिद्धांत क्या समझा रहा है? यही समझा रहा है कि भाई स्टेनली हॉल ने एंडोलिसिस पुस्तक लिखी, हम उसका सम्मान करते हैं, अच्छी बातें लिखी। उन्होंने उसमें एक बात कहा कि अचानक परिवर्तनों का जो परिणाम है वो हमको देखने को मिलता है 11 या 12 वर्ष में, और वो किशोर किशोरी बन जाते हैं बच्चे। ये स्टेनली हॉल ने कहा। इस सिद्धांत का खंडन किया इन्होंने ये कहा, थोंडाई, किंग और हॉलिंगबर्थ ने मिलकर, कि भाई आप मुझे ये बताइए अचानक परिवर्तन कैसे हो सकते हैं? जबकि परिवर्तन कैसे होते हैं? क्रम से होते हैं। कोई भी परिवर्तन होगा तो उसका कोई क्रम होगा, पहले कुछ परिवर्तन आएंगे, फिर कोई परिवर्तन आएगा, फिर कोई परिवर्तन आएगा, फिर हमको दिखाई देता है इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। तो इसलिए ये कहते हैं कि कोई भी परिवर्तन अचानक संभव नहीं है भाई। और परिवर्तन तो क्या है? क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तनों का परिणाम ये क्या है? परिवर्तन है। मतलब क्रमिक रूप से जो चलते रहेगा थोड़ी सी हलचल, भाई क्या है? परिवर्तन का बहुत बड़ा परिणाम है। अर्थात हम ये कहें कि किशोरावस्था में दिखाई देने वाले परिवर्तन क्रम से, सबसे पहले गर्भकाल में कोई हलचल हुई होगी, उसके बाद शिशुअवस्था में कोई हलचल हुई होगी, उसके बाद बाल्यावस्था में कोई हलचल हुई होगी, फिर वो परिवर्तन हमको देखने को कहाँ मिल रहा है? किशोरावस्था में देखने को मिल रहा है। यही तो तथ्य है, यही तो कंसेप्ट है। अब आपको ये, मुझे आशा और उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और यदि समझ में नहीं आया है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इस पर आपको डिटेल से वीडियो एक और दोबारा बना के लाऊंगा। भाई क्या करूं, मेरा काम है। यदि नहीं आया है समझ में तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों सभी। चलिए शुरू करते हैं हम आगे। देखिए, अब इसकी विभिन्न जो परिभाषाएं हैं उनके ऊपर चर्चाएं करते हैं। देखिए, चलिए पहले ये दो इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम, किंग और हॉलिंगबर्थ। क्योंकि किंग ने जो क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया था उसको उन्होंने समझाया भी है कि कैसे मैं कह रहा हूँ ये बात कि भाई ये क्रम से ऐसे हो रहा है कि गर्भावस्था में होगा, फिर बाल्यावस्था में होगा, शिशुअवस्था में होगा, फिर बाल्यावस्था में होगा, और फिर हमको देखने को मिलेगा किशोरावस्था में। कैसे मैं कह रहा हूँ, उन्होंने इस परिभाषा में, इस डेफिनेशन में समझाया है। तो किंग महोदय कहते हैं कि जिस प्रकार से वर्तमान ऋतु में आने वाली ऋतु के लक्षण नजर आने लगते हैं, किंग महोदय ये कहते हैं कि जिस प्रकार से वर्तमान की ऋतु में आने वाली ऋतु के क्या नजर आने लगते हैं हमें लक्षण, ठीक उसी प्रकार से उत्तर बाल्यावस्था में भी किशोरावस्था के, या हम कहें मतलब उत्तर बाल्यावस्था में किशोरावस्था के लक्षण, और हम ये कहें कि किशोरावस्था, उत्तर जो किशोरावस्था है उसमें प्रौढ़ावस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ये कौन कहते हैं विद्यार्थियों? ये कौन कहते हैं? किंग। कौन कहते हैं विद्यार्थियों? किंग महोदय। किंग महोदय क्या कहते हैं? किंग महोदय कहते हैं कि जिस प्रकार से वर्तमान ऋतु में आने वाली ऋतु के लक्षण नजर आने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से उत्तर जो बाल्यावस्था है, मतलब बाल्यावस्था जब खत्म होने वाली हो, मतलब पूर्ण होने वाली हो, उसमें किशोरावस्था के लक्षण, एवं उत्तर किशोरावस्था में जैसे ही किशोरावस्था पूर्ण होने वाली हो उसमें प्रौढ़ावस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ये कौन कहते हैं? प्रोफेसर किंग कहते हैं। अब देखिए, आप भी देखिए, जब बरसात आने वाली होती है उससे पहले बहुत तेज गर्मी पड़ती है। गर्मी के साथ हमें उमस महसूस होने लगती है। जैसे ही हमें उमस महसूस होने लगती है हम समझ जाते हैं कि अब बारिश आने वाली है। इसका मतलब वर्तमान की ऋतु में किसका एहसास हो रहा है? भविष्य में आने वाली ऋतु का एहसास हुआ कि नहीं हुआ? यही परिभाषा में किंग महोदय जी कह रहे हैं कि भाई वर्तमान की ऋतु में आने वाली ऋतु के क्या लक्षण नजर आने लगते हैं हमको। और क्रमिक विकास से तो उससे तो हो ही नहीं सकता अचानक तो परिवर्तन तो कैसे होगा? क्रम से होगा। इसलिए ये परिभाषा देते हैं कि जिस प्रकार से वर्तमान ऋतु में आने वाली ऋतु के लक्षण नजर आने लगते हैं, उसी प्रकार से उत्तर बाल्यावस्था में किशोरावस्था के लक्षण एवं उत्तर किशोरावस्था में प्रौढ़ावस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ये इसके लिए इन्होंने क्या दिया? एक उदाहरण प्रस्तुत किया, एक परिभाषा प्रस्तुत की। इसके बाद हॉलिंगबर्थ के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए, हॉलिंगबर्थ ने किशोरावस्था को लेकर, हॉलिंगबर्थ क्या है? अमेरिकी विद्वान है। किशोरावस्था को लेकर हॉलिंगबर्थ ने
अमेरिका में, या हम कहें एक द्वीप है साथियों सामुआ, अमेरिका में सामुआ द्वीप पर इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। बस आपको इतना याद रखना है। हॉलिंगबर्थ ने किशोरावस्था को लेकर सामुआ द्वीप जो कहाँ है अमेरिका में, उस पर अध्ययन किया। हॉलिंगबर्थ ने क्या किया साथियों, हॉलिंगबर्थ ने किशोरावस्था को लेकर, अमेरिकी विद्वान हॉलिंगबर्थ ने सामुआ द्वीप पर अध्ययन किया और किशोरावस्था को समझाया। ये किसने किया, हॉलिंगबर्थ ने समझाया। चलिए एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। फिर चलिए आगे चलते हैं हम साथियों। अब देखिए विभिन्न परिभाषाएं किशोरावस्था की। अब इतना सब कुछ हो गया, अचानक विकास का सिद्धांत आया, उसका खंडन किया गया थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगबर्थ के द्वारा, और उन्होंने बताया गया कि ये परिवर्तन क्रम से होता है। यहाँ तक कि किंग ने तो परिभाषा तक दे दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वर्तमान की ऋतु में आने वाली ऋतु के लक्षण नजर आने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो किशोरावस्था है उसमें हम कहें कि प्रौढ़ावस्था के लक्षण नजर आते हैं, बाल्यावस्था में किशोरावस्था के लक्षण नजर आते हैं। तो ये सब जब कंसेप्ट चलता है तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को लेकर क्या क्या परिभाषाएं दी, क्या क्या तथ्य रखे, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। चलिए देखिए, पहले स्टैनली हॉल के बारे में पढ़ते हैं। स्टैनली हॉल को क्या कहा जाता है, किशोर मनोविज्ञान का जनक, या हम कहें जो किशोरावस्था है उसका जनक। देखिए किशोरावस्था में संवेग व आवेगों के कारण संघर्ष व तूफान की अवस्था है। देखो किशोरावस्था संवेग व आवेगों के कारण क्या है विद्यार्थियों, तूफानों व संघर्षों की अवस्था है। किसने कहा है, स्टैनली हॉल ने। किशोरावस्था में संवेग व आवेगों के कारण संघर्ष व तूफानों की अवस्था किसने कहा है, किशोरावस्था को स्टैनली हॉल ने। अगले हैं विद्यार्थियों किलपैट्रिक। क्या नाम है, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक कहते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल क्या है विद्यार्थियों, किशोरावस्था, क्योंकि व्यक्ति इसमें अपने व्यवसाय को भी ढूंढता है, सामाजिक आचरण भी करता है, परिवार को भी देखता है, और हम एक तरीके से कहें कि आत्म सुरक्षा भी बढ़ाता है। तो क्या है किशोरावस्था, क्या है विद्यार्थियों, किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। वहीं दूसरी तरफ वैलेंटाइन डे आते हैं। वैलेंटाइन महोदय जो आते हैं, वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि किशोरावस्था घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता का काल है। किशोरावस्था घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता का क्या है विद्यार्थियों, काल है। कौन कहते हैं, वैलेंटाइन महोदय। वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि किशोरावस्था घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता का काल है। कॉल्सनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि किशोरावस्था में लोग प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं जो उन्हें लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं। अब इस परिभाषा को मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखिए एक व्यक्ति जो प्रौढ़ हो चुका है, अर्थात हम ये कहें कि जो 22 का या 21 का या 20 का व्यक्ति है, वो किशोरावस्था के बच्चों को मतलब क्या है, वो समझाने का प्रयास करता है। वो उनको समझाता है, अरे पागल क्या ऐसे मत करो, या तुम ये काम मत करो, तुम पढ़ाई करो, क्योंकि वो सब बातों से समझ चुका होता है कि अब कुछ नहीं है लाइफ में, अब सिर्फ क्या है अपना स्टेटस बनाना है, अपना खुद का व्यवसाय चलाना है, या अपना खुद की सुरक्षा बढ़ानी है। एक तरीके से हम कहें कि वो सबको देखने लगता है, परिवार को समझने लगता है, समाज को देखने लगता है प्रौढ़ावस्था में। तो वो किशोरावस्था वाले बच्चों को ट्रेंड करने की कोशिश करता है, उन्हें अपने अंडर में रखने की कोशिश करता है। इसलिए किशोरावस्था के जो बच्चे हैं वो क्या है, प्रौढ़ों को क्या समझते हैं, अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। ऐसा लगता है उन्हें कि ये हमें लक्ष्य प्राप्ति से रोक रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो किशोरावस्था के लोग प्रौढ़ावस्था के बच्चों को क्या समझते हैं, अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। तो ये हमने परिभाषाएं देखी, स्टैनली हॉल महोदय की और वैलेंटाइन महोदय की, किलपैट्रिक की और हम कहें कॉल्सनिक की। एक बार दोबारा से देखिए आप। स्टैनली हॉल जी कहते हैं कि किशोरावस्था में संवेग व आवेगों के कारण संघर्ष व तूफान की अवस्था है, ठीक है। किलपैट्रिक कहते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। वैलेंटाइन कहते हैं कि किशोरावस्था घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता का काल है। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता का काल। देखिए किशोरावस्था में यदि कोई मित्र आपका बन गया, वैसे तो बचपन से ही सभी मित्र रहते हैं, लेकिन जो मित्र आपकी किशोरावस्था में है, जो मित्र किशोरावस्था में आपके साथ है, वह मित्र फिर लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। क्योंकि किशोरावस्था में अच्छे बुरे का पूर्ण नैतिक विकास काल हो गया ना भाई, पूर्ण आचरण काल हो गया, आत्म सुरक्षा हो गई, आत्मसम्मान की भावना हो गई। तो इसमें क्या है, जो मित्र आपका बन गया किशोरावस्था में, जो मित्र आपका टिका हुआ है, वह फिर लाइफ टाइम रहेगा। तो इसलिए किशोरावस्था क्या कहा जाता है, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता का काल कहा जाता है। घनिष्ठता रहती है इसमें, ठीक है। कॉल्सनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि किशोरावस्था में लोग प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं एवं उन्हें
लक्ष्य प्राप्ति से, जो उन्हें क्या करते हैं साथियों, लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है किशोरावस्था के बच्चों को। आगे देखिए और परिभाषाएं हमारी। रॉस, एक रॉस मनोवैज्ञानिक है विद्यार्थियों। रॉस मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि किशोरावस्था के लोग सेवा के आदर्शों की स्थापना करते हैं। देखिए किशोरावस्था के लोग हर जगह सेवा के आदर्शों की स्थापना करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कहीं भंडारा चल रहा है तो आप देखोगे किशोरावस्था के बच्चे अपने आप ही कोई पूड़ी का धावा ले लेगा, कोई सब्जी की बाल्टी ले, जबकि उनसे नहीं कहा जाएगा कि आओ आप परसों आओ, लेकिन वो क्या है, नैतिक आचरण प्रदर्शित करते हैं कि चलिए कोई प्रोग्राम चल रहा है और हम एक आत्मसम्मान की भावना से, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे सम्मानित किया जाएगा, मुझे मतलब एक अच्छी नज़र से देखा जाएगा, इसलिए वे क्या है, सभी कामों में हाथ बटाने का प्रयास करते हैं, सहयोग करने का प्रयास करते हैं। तो किशोरावस्था के लोग सेवा के आदर्शों की स्थापना करते हैं। ठीक है, क्रो एंड क्रो जी कहते हैं कि किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा प्रस्तुत करती है। अब ये लाइन भी देखिए आप, किशोरावस्था क्या है विद्यार्थियों, वर्तमान की शक्ति, मतलब वर्तमान में आप में जो तीव्रता है, आप में जो फुर्ती है, तो वर्तमान की जो शक्ति और भविष्य की आशा प्रस्तुत करती है कि हाँ भविष्य में ये हमारा सहारा बनेगा, भविष्य में हम इस काम को कर कर या इस व्यवसाय को कर कर एक अच्छा कार्य कर सकते हैं, भविष्य में हम एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। मतलब किशोरावस्था क्या है विद्यार्थियों, वर्तमान की शक्ति है, वर्तमान की क्या है, शक्ति, और भविष्य की क्या है, आशा है, उसी को क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। जराशील, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जराशील मनोवैज्ञानिक जो है वो परिभाषा देते हैं कि किशोरावस्था बाल्यावस्था से निकल कर आई परिपक्वता की अवस्था है। भाई किशोरावस्था क्या है, बाल्यावस्था से निकल कर आई परिपक्वता की अवस्था है। किशोरावस्था बाल्यावस्था से निकल कर आई परिपक्वता की अवस्था है। कौन कहते हैं, जराशील। कौन कहते हैं विद्यार्थियों, जराशील। ये हेडोकमेरी जी क्या कहते हैं, ये मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि 11 या 12 वर्ष के बाद बालक बालिकाओं में ज्वार उठने लगता है, जिसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। 11 या 12 वर्ष की आयु के बाद बालक बालिकाओं में ज्वार उठने लगता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों, किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि इस समय सही दिशा दी जाए तो वे सफलता को प्राप्त करते हैं। यदि इस समय उनको क्या है, सही दिशा दी जाए तो वे निश्चित रूप से किसको प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। ये कौन कहते हैं, हेडोकमेरी कहते हैं। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, ये कुछ परिभाषाएं थी, एक बार आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए विद्यार्थियों देखिए, आज हमने किशोरावस्था की विभिन्न परिभाषाएं पढ़ ली। तो अभी किशोरावस्था आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, किशोरावस्था में कुछ और बच रहा है आपका। जैसे आपकी किशोरावस्था की विशेषताएं बच रही हैं, महत्वपूर्ण क्या विशेषताएं, किशोरावस्था को मैं आपको डिटेल से और दोबारा से समझाऊंगा विद्यार्थियों अगली वीडियो में। मुझे आशा और उम्मीद है कि इसमें आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं इस पूरे वीडियो को, पूरे चैप्टर को दोबारा से आपको समझा दूंगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, थोड़ा समय कम था इसलिए मैंने जल्दी थोड़ा इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। चलिए साथियों, तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी नई क्लास में, और हम किशोरावस्था का पार्ट 2 पढ़ेंगे साथियों कल। किशोरावस्था का पार्ट 2 कब पढ़ेंगे विद्यार्थियों, कल पढ़ेंगे। तो कल मिलते हैं विद्यार्थियों किशोरावस्था की विशेषताओं के साथ। चलिए साथियों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, खम्मा गणी।